अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क में जो वहां की बार एसोसिएशन से खिताब किया है उसमें बहुत सी अहम बातें की हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इस वक्त एक जानिब 9 मई का बड़ा चर्चा है, उसके हवाले से सजाएं देने की बात की जा रही है और उसके साथ साथ दूसरी बात PTI पर पाबंदी लगाने का मामला भी जेर बहस आ रहा है और वो भी काबीना की सतह पे, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने जो IPPs मुआहदों की बात की, उसके बाद एक बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है कि IPPs के मुआहदों को जो है वो रिव्यू किया जाए और जितने मुआहदे हुए उन सबको ऑडिट करवाया जाए। तो इस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गशकोरी, आजम चौधरी, परवेज संदेला और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को मैं वेलकम करता हूं। सबसे पहले गशकोरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो गुफ्तगू की न्यूयॉर्क में, यकीनन आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। मेरा सवाल यह है कि वो जो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं कि मार्शल लॉ जब भी लगे तो अदालतें खुली होनी चाहिए, मौजूदा हालात के तनाजुर में वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बात आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबी तारीख है और अतर मिनल्ला साहब भी इसका हिस्सा रहे हैं। आपको याद होगा सारी मूवमेंट उन्होंने चलाई और तमाम तर जो चीजें थे वो देखते रहे वकील के तौर पर भी। शायद मौजूदा सूरत हाल के साथ इसका कनेक्शन मिलता हो। उन्होंने और भी गिले शिकवे किए हैं कि जब मैं फैसले देता था तो एक पार्टी मेरी बड़ी तारीफें करती थी और जब मैंने और फैसले देना शुरू किए आप तो दूसरी पार्टी मेरे खिलाफ हो गई और पहले वाली पार्टी जो है वो मेरे साथ खड़ी है। तो इस तरह की बातें हैं। मेरे ख्याल में इसका बैकग्राउंड हम यही देख सकते हैं कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो इमरजेंसी की बातें हो रही थी कि हो सकता है, खुद वजीर आजम ने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा, एक दफा बात की थी। तो हालात को इतने आसान नहीं है, हो सकता है कुछ भी, लेकिन इस तरह की सूरत हाल मुझे लगता नहीं है इस स्टेज पर कि कोई टेक ओवर हो सकता है या कोई इमरजेंसी प्लस या इमरजेंसी या फिर जुडिशरी के लेवल पर कोई इस तरह की बात हो। मैं नहीं समझता कि इस तरह की आने वाले महीनों में कोई इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी जो एक बसारत होती है वो शायद उस लेवल की होती है जिसमें वो प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं या जिस तरह के हालात वो देख रहे होते हैं उनको उनकी शायद वो इतनी एक्सेस होती है मालूमात तक जो शायद मैं और आप तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो भी सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है इस स्टेज पर भी। पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि उनकी गुफ्तगू से बैन सतूर में वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात शायद थे या इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन मैं इस तरह के जो हालात हैं इस वक्त के जो पोस्ट 9 मई के बाद का पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ आज के हालात में, जब हम बात कर रहे हैं या आने वाले 2 महीनों में, मैं इस तरह की सूरत हाल नहीं देखता कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में होगी। ये मैं सूरत हाल जरूर देखता हूँ कि हुकूमत सेंटर में तब्दील हो जाए या फिर वज़ीर आज़म किसी नए वज़ीर आज़म की तलाश हो या PTI जो है सेंटर में आ जाए, ऐसा नहीं मुझे लगता। लेकिन PMLN और PPP के दरमियान जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। सियासी हालात जो हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अब इन दोनों पार्टीज के दरमियान अगर ख़राब हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि PTI भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो सेंटर में टेक ओवर करे, क्योंकि एक मैजिक नंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। तो फिर अतर मिनल्ला साहब की बात में वजन है। ये हो सकता है आने वाले महीनों के बाद, लेकिन ये इतना जल्दी शायद ना हो। शायद जल्दी ना हो। अच्छा, इसी पे आजम चौधरी साहब, आपके नजदीक, आपके इल्म में है, जस्टिस मिनल्ला ने यह भी शिकवा किया कि उनके 2 बेटों का, उनकी वाइफ का जो है वो डाटा लीक किया गया और इस हवाले से उनकी जो प्राइवेसी थी उसको डिस्टर्ब किया गया है। आप क्या समझते हैं? इससे पहले खतूत भी लिखे गए कुछ जजेस के, फिर जैसे बाबा सितार का मामला भी आपके सामने है, डाटा लीक होने की शिकायत अब जस्टिस अतर मिनल्ला भी कर रहे हैं और वो भी न्यूयॉर्क में बार एसोसिएशन के सामने। इससे क्या मुराद लिया जाए? देखिए, ये विश उनकी बहुत अच्छी थी। ये जो माशाल्लाह के तनाजर में या इमरजेंसी के तनाजर में उन्होंने बात की, ये विश बहुत अच्छे है, क्योंकि माजी के अंदर हमें बड़े इस किस्म के एक्सपीरियंस हो चुके हैं
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है, जैसे इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट देखें तो पीसीओ जजों को बनने के लिए लोगों की एक कतार लगी हुई थी, जो आगे पीसीओ हलफ उठाया और उन्होंने जज बने। और काश ऐसा आइंदा ना हो, जिस तरह किशोरी साहब ने अभी कहा कि अभी हालात नजर तो नहीं आ रहे ऐसे, लेकिन खुदा ना खासा ऐसा अगर होता है तो अदालतों के रास्ते जो है, अदालतों के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, वो खुले होने चाहिए। अब आ जाते हैं उनकी फैमिली के हवाले से जो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की है। देखें, सबसे पहले मुझे याद है जस्टिस सिद्दीकी साहब ने इस किस्म की बातें की थी कि उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा। उसके बाद एक सरगोदा के एटीसी कोर्ट के जज, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, जस्टिस अतर मीनल्ला साहब। उसके बाद हमने एक ट्रोलिंग देखी सोशल मीडिया पे, एक तूफान बदतमीजी हमें नजर आया जो जजों की ट्रोलिंग करता हुआ था। अलमिया ये है कि अगर तो फैसला हमारी पसंद का आ गया तो हम उसकी वाहवाह शुरू कर देते हैं, अगर फैसला हमें पसंद नहीं आ रहा हम उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। अब ये वही जज हैं, जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस कियानी, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक में एक बहुत बड़ा फैसला दिया था जब मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को मुल्क से बाहर जाने की जो इजाजत दी गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं 2 जजों ने वो इजाजत दी थी। उस वक्त तो इनकी वाह की गई। आज एक फैसला पसंद नहीं आ रहा मखसूस सीटों वाला, तो आज ट्रोलिंग शुरू हो गई है। ये रवैये हमें तब्दील करने की जरूरत है, ये तमाम सियासी जमातों को। पीटीआई का भी यही वतीरा है कि आप उनके हक में फैसला देखेंगे तो पीटीआई जो है उसकी वाह करेगी, और अगर खिलाफ फैसला आएगा तो पीटीआई भी ट्रोलिंग पे चली जाती है। ये ट्रोलिंग ये इसी में ऐड कर लीजिए आजम चौधरी से, आप ही से सवाल है कि आप जाहिर है ये ट्रोलिंग तो मुख्तलिफ सियासी जमातें कर रही हैं, डाटा लीकेज में भी ये सियासी जमातें इन्वॉल्व हैं। जाहिर है ये 2 मुख्तलिफ ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देता है कि ये चीजें हैं। मैं समझता हूं इसमें अदारों को अपनी अपनी हदूदों क़यूद में रहने की जरूरत है। अदारों को जो उनकी आईनी हदूद है उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। किसी एक अदारे को दूसरे अदारे के अंदर मुदाखलत वो चीजें खराब करती है। आज अगर जो जजेस बोल रहे हैं या जजेस खत लिख रहे हैं, अगर एक अदारे या किसी 2-3 मुख्तलिफ अदारों की जानिब से उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई या उनसे अपने मतलब की फैसला करवाने की या उसकी डायरेक्शन लेने की कोशिश की गई, तो जज बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत है कि जजों ने बोलना शुरू किया है, स्टैंड लेना शुरू किया है। क्योंकि मेरा अपना जाती ख्याल है कि जुडिशरी ने अपनी नामूस की, अपने वकार की हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि लोगों का तो आखिरी उम्मीद जो है वो जुडिशरी से होती है। अगर जुडिशरी अपनी हिफाजत खुद नहीं करेगी तो लोगों की उम्मीद भी टूट जाएगी। तो लिहाजा ये जजों का जो काम है, मैं तो उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में कम से कम आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, इसी पे परवेज सिंदेला साहब, ये हवाला दिया गया कि जनरल ज़िया के दौर में जब मार्शल लॉ लग रहा था काश अदालतें खुली होती, जनरल मुशर्रफ के दौर में जब मार्शल लॉ लग रहा था, कू हो रहा था, काश उस वक्त अदालतें खुली होती। ये अदालतें खुली होने की वो बात कर रहे थे, आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी है। अदालतें या जजेस जो हैं वो माजी की बात कर रहे हैं। भुट्टो रेफरेंस का फैसला आया, माजी में गलती हुई थी उसको भी अदालत ने जो है वो ठीक करने की कोशिश की है। अब क्या माजी से निकलेंगे और आगे भी कुछ करेंगे या ये सूरत हाल यूं ही चलती रहेगी? बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम है। एक तो वो जो मेरे सबसे पहले वाले दोस्त हैं, मैं उनका नाम गशकोरी साहब अगर गलत नहीं ले रहा तो उन्होंने शहबाज साहब के हवाले से कहा जी, जाहिद साहब हमारे सीनियर है, हम उनको बहुत ज्यादा सुनते हैं और पसंद करते हैं उनका लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इस्तीफे के हवाले से, तो वो इस्तीफा जो है प्लीज वो इस हवाले से नहीं कहा गया था। वो एक मीटिंग थी FBI वालों के साथ, तो वहां पर कि मैं आप लोगों से मतलब कि ब्लैकमेल नहीं होऊंगा इस किस्म का था। तो ये सियासी तनाजर में ये इस्तीफे वाली बात नहीं है। अगर मैं कुरेक्ट कर सकूं, अगर ऐसे है, नहीं तो फिर मुझे बाद में कुरेक्ट कर दें। अच्छा, दूसरी बात जो है ये देखें, क्या करें, ये एक जज का कोई क्या काम है ये तकरीरें करने की, जब एक जज को पता है कि मौजूदा इस वक्त में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि सियासी पार्टियां मुख्तलिफ जजों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर उनके बारे में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वही बात अभी जो मेरे दूसरे भाई ने कहा कि फैसला जिनके हक में आता है बल्ले बल्ले हैं, जिनके हक में नहीं आता वो इल्जामात की बौछार कर देते हैं। तो ऐसे हालात में एक ऐसी जगह पे जाके स्पीच करना जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि वो करवाने वाले भी PTI वाले हैं या वो ANP वाले हैं या नून लीग वाले हैं, तो जाहिर है दूसरी जमातें क्या करेंगी, तनकीद ही करेंगी। इसके अलावा और वो क्या कर सकती हैं? क्या अब ये चाहिए कि दूसरी कोई जमात निकले, मुखालिफ जमात, वो किसी और जज को पकड़े, UK में, हॉलैंड में, बरतानिया में लाएं और उनसे किसी किस्म की स्पीच करवा लें? क्या तासुर जाएगा?
क्या ये जरूरी नहीं है कि जजों के जो फैसले हैं उन्हीं को बोलने दे? आप लोग डाइस पे आकर तकरीरें ना ही करें तो अच्छा है। जहां तक फैसलों की बात है, जो कहा जा रहा है कि अदालतें काश खुली होती, काश अदालतें हमेशा ही खुली रहनी चाहिए इस मुल्क में। वो जो पुरानी बातें हैं कि तब खुली होती, मार्शल लॉ लगा तब अदालतें सिर्फ मार्शल लॉ रोकने के लिए नहीं, अदालतें गलत फैसले देने के खिलाफ भी खुली रहनी चाहिए। अभी 2016-17 में क्या हुआ है, नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, उसके बाद अगर फर्ज किया किसी जगह पे क्लेम ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा किस्म का जो है वो उनको रिलीफ मिल रहा है, एक जगह पे वो जाते हैं और उसको आगे से 50 और मुकदमों में भी रिलीफ दे दिया जाता है, तो उनपे भी तो अदालतों को सिर्फ परवेज मुशर्रफ वाली अदालतों को बुरा कह देना, या उससे पहले जो भुट्टो साहब के दौर में या फिर अयूब के दौर में, अदालतों का रोल अब भी, बल्कि मैं कहूं उससे भी शायद बुरा रोल है इस वक्त। अदालतें तो बाकायदा पार्टी बनी हुई हैं, वो तो पसंदीदा और नापसंदीदा। कभी अदालतों के बारे में भी ऐसा हुआ किसी दुनिया के मुल्क में जाकर देखें क्या कभी की अदालतों के बारे में इस किस्म का तासर पाया जाता है? और अगर आप समझते हैं मैं गलत हूं, गोंदल साहब गलत हैं, दूसरे दोनों दोस्त भाई गलत हैं, तो नहीं, मुझे और मेरे दोस्तों को मौका दिया गया है कि हम इन चीजों पर सुबह शाम बात कर सकें, ये डिस्कस में आए। ऐसा अगर हमें मौका नहीं मिले तो हम कैसे करें? 16-17 जजेस हैं, 58,000 केस है, पता नहीं कितने केस सुनते होंगे, कितने हेयरिंग करते होंगे, लेकिन सियासी केसों में, टीवी टिकर के हेडलाइंस में, फेवरेट यूट्यूबर के थंबनेल पर इसी कुछ में रहेगा, तो फिर वो मार्शल लगे या ना लगे। तो परवेज साहब, आप समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि फैसलों पर तनकीद या तारीफ पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? फैसले के ऊपर गुफ्तगू तो जाहिर है आमतौर पर रहती है, दुनिया भर में रहती है, कोई भी फैसला नहीं रहती सर, कहीं भी नहीं रहती सर। मैं जिस मुल्क में रहा हूँ यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है किसी किस्म की अदालतें भी है, कोई फैसले जजेस पे नहीं होगी ना सर, फैसलों पे तो होती है सर, जजेस पे सर बिल्कुल होगी, लेकिन जिस किस्म के पाकिस्तान में, दुनिया में किसी मुल्क में इतने ज्यादा सियासी केस किसी दुनिया की अदालत में लगे हुए हैं। अभी गोंदल साहब की बारी आई, मुझे बताया कि अमेरिका में एक ही वक्त में 3-3, 2-2 वज़राए आज़म जो हैं वो उनके बारे में अदालतों में लगे हुए हैं केस, या मुझे बरतानिया में बता दें केस होते हैं अदालतों में, कोई आता है कभी कभार, कोई हो भी जाता है, लेकिन जिस तवातर से पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है, मतलब फर्ज किया कि वो अदालत का केस नहीं भी है, अदालत ने उस पर बात नहीं भी करनी, तो वो कहते हैं ठीक, केस एक और आया है, वो कहते हैं नहीं जनाब इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, हमने इलेक्शन करवा के देने इसको। भाई ये अदालतों का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है, इस मुल्क की हुकूमत का, वो कर लेंगे। बहुत सारे दूसरे मामला हो रहे हैं, अदालतें हर मामले में तो खुद ब खुद घुस जाती है ना, तो वहां पर जाकर फिर डिस्कस करें आप केस पर, बात करें आप पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इस किस्म के फैसले या इस किस्म की चीजें आएंगी, जो भी आपने कहा कि वो पार्टियों से मुंसलिक होता है जिसको रिलीफ मिले, क्योंकि हमारा कल्चर पार्टियों का भी तो इतना ओपन नहीं गया ना, हमारी अवाम भी तो इतनी समझ अकल बूझ रखने वाली नहीं होगी ना कि 50-2-4 हज़ार साल हो गए हैं, 70-80 साल पुरानी कौम है, 3-4 उसमें अजीब अजीब झटके लग चुके हैं, कभी मार्शल है, कभी किसी को ला के बिठा दिया, कभी आरटीएस बिठा दिया, कभी फॉर्म 47 आ गया, तो इसमें जो एक अग्रेसिव किस्म की कौम तैयार हो गई है, उससे आप ये बिल्कुल ना तवक्का करें कि वो सब ओके की रिपोर्ट देगी, वो सब ओके की रिपोर्ट नहीं होगी, ठीक है, नहीं आएगा वो गालियां निकालेंगे। चलें ठीक है, इस पे भी मैं उमर दराज एक तो सवाल किया है अभी परवेज सदिला साहब ने, जरा उसका भी यकीनी तौर पर आप जवाब दे दें। और इसके साथ साथ ये जैसे अभी उन्होंने बात की है, ज़ाहिर है हज़ारों साल पुरानी अक़वाम है, उनकी सिविलाइजेशंस हैं, उनकी तहजीब है, वो पॉलिटिकली जो है वेल अवेयर्ड भी हैं, तो वो उस हदूद व क़यूद जो उनको बताई गई हैं उसके अंदर रहकर बात करते हैं। हमारे यहाँ जो है वो ये कह रहे हैं कि शुत्रे बेबहार है, फैसले आते हैं उन पर भी तनकीद की जाती है, जजेस की पर्सनैलिटीज़ पर भी बात की जाती है, फिर जजेस भी, जैसे अभी जस्टिस सर मिलर ने जाके बार में गुफ्तगू की बार एसोसिएशन में न्यूयॉर्क में, तो उनको भी जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आप समझते हैं ऐसी प्रैक्टिस मौजूद है? देखिए, उसके लिए हमें मुआशरे को ओवरऑल समझना चाहिए। जैसे आपका मेरा जिस्म या बॉडी है तो उसकी ऑर्गन्स हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एक ऑर्गन को तो हम कहें कि आइडियली वो ऑपरेट करेगा और बाकी को हम खुली छूट दे रहे हैं। जब हम इस पूरे सिस्टम को देखते हैं, ये बात ठीक है कि अदालतों को लो प्रोफाइल होना चाहिए, अदालतें मामूल में चलें, ये खबर नहीं होनी चाहिए कि उसको इंसाफ मिला या नहीं मिला। बात सिर्फ ये है कि ओवरऑल हम ऑर्गेनिक सोसाइटी है नहीं है, हम ऑर्गेनिकली बिहेव करते नहीं हैं। आप जजेस को तो ये बात कहना चाहते हैं, सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जजेस के पास ये चीजें कौन लेके जाता है। आप अपने मसले जब हल नहीं कर सकते, मिसाल के तौर के ऊपर ये जो ज्यादा कंसर्न हम सबका है वो सियासी केसेस से है, भाई आप आपस में बात करें ना। आप जब मिसाल के तौर पे फॉर्म 45-47 की बात हुई या धांधली के हवाले से बात हुई, तो क्या आपकी पार्लियामेंट उस किस्म की बहस कर सकती है जो अभी हाल ही में अमेरिकन ने की है? इवन उन्होंने अपने सीक्रेट चीफ को बुला लिया। क्या आप कर सकते हैं? क्या आपके आ सकता है? क्या आपका सिस्टम इतना मजबूत है? या आप समझते हैं आप तो हुजूर एक ऑफिसर किसी को उनको छोड़ देते हैं। आप तो अगर आपकी कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई स्टैंडिंग कमेटी है, चाहे ना
कि फलां महकमे के फलां सेक्रेटरी साहब को, फलां महकमे के फलां सरबराह को हमने बुलाना है, तो उनका शायद इतना भी इस्तेकाक नहीं होगा। तो हम खुद चीजों को करते हैं। जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी कुछ स्पेस ले लेगा। हमारे यहाँ चूंकि जमहूरी निजाम इतना कमजोर है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट इतनी ज्यादा कमजोर है, अब ये कहना कि जी उसकी वजह यह है कि अदालतों की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जरूरी नहीं होता, मिसाल के तौर पे आप लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं। फिर हमारे यहाँ कुछ अनदेखी ताकतें हैं, वो अनदेखी ताकतें जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। तो आप ये नहीं कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना कि आपकी अदालतों ने हुक्म दिया कि एक फैसला है, आप कोई मान ही नहीं रहा। क्यों नहीं मान रहा? हम सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 14 मई को मुल्क में इलेक्शन होगा। पिछले साल क्या इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप सबको पता है। फिर आप जजेस को कहना चाहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये ऐसे 41 लोग हैं, इनको आजाद डिक्लेयर किया, ये 15 दिन में करें। उनमें से भी थोड़ी देर पहले मंडी बॉदीन से गिरफ्तारी हाजी इम्तियाज की खबर आई। इसी तरह से पूरे का पूरा सिस्टम और तरह से ऑपरेट करता है। हम फिर वापस उस पॉइंट की तरफ आते हुए कि हम एक मामूल की सोसाइटी नहीं है, हम ऑर्गेनिक तरीके से बिहेव नहीं करते। जब ऑर्गेनिक बिहेव नहीं करते, ये जो आपको क्योस नजर आ रहा है, ये क्योस नहीं है, ये कंट्रोल्ड क्योस है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये किसके लिए, कौन इसका बेनिफिशियरी हर बार होता है, क्यों ये साइकिल चलता रहता है, ये हम सबको बैठ के सोचना चाहिए। ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। आज पीटीआई निशाना है, कल मुस्लिम लीग नून होगी, कल मुस्लिम लीग नून निशाना थी, आज पीटीआई है, कल को कोई और होगा। ये एक साइकिल है। अब एक बात कह देना कि जी तहरीक इंसाफ ने 5-6 साल पहले किया, गलत किया होगा, आप ना करें। अगर उन्होंने गलत किया तो हुजूर 90s में आपने भी यही किया, अब आप वही बात दोहरा रहे हैं। तो आप उन सबको कुछ, वो कहते हैं ना जैसे जंगल का भी कोई दस्तूर होता है, आप गेम जरूर खेलें, आप पॉलिटिक्स जरूर करें, कुछ उसूल तय कर लें। आप उसूल तय नहीं करेंगे तो हर बार आपको यही लगेगा कि इसी ने मरना था जिसको दफना के आए हैं, उसने सिर्फ नहीं मरना। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ठीक है, हवा किसी की नहीं। अच्छा, मैं जाद गशकोरी साहब, इसी तनासुर में जाहिर है हमारी डेमोक्रेसी के हवाले में भी, जैसे अभी उमर दराज कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जब ये विश का इजहार किया कि अदालतें खुली होती हैं मार्शल लॉ के हवाले से, इस दौरान उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अदालतें खुली, लेकिन जिस मुमकिन मार्शल लॉ की वो बात कर रहे थे और जिस रात अदालत खुली उसकी जानिब वो इशारा कर रहे थे, उनके अपने दौर में वो खुद उस अदालत में तशरीफ नहीं लाए थे। देखिए, पहले एक क्लैरिफिकेशन है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। बिल्कुल उनका एक सियासी बयान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर ऐसी सूरत हाल मौजूद है जहां सेंटर में कोई यूनिलैटरल रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट के नेशनल और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर। मैं आपको एक स्टोरी अगर दे दूं कि जो इम्पोर्टेंट वजीर हैं और पीएमएलएन के सीनियर तरीन लीडर्स में से एक हैं चौधरी एहसन इकबाल, उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना रिजाइन पेश किया है रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं क्योंकि जो रिस्पांस मुझे अपनी मिनिस्ट्री, जो कि पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो नहीं मिल पा रहा। उनकी ब्यूरोक्रेसी से, उनके डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग से, मुख्तलिफ जो अमूर हैं सीपैक के, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, इनके मामलात पर पावरफुल सर्कल के साथ वो एक पेज पर बताया जाता है, कई मामलात पर डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से ये एक एग्जांपल है, एक स्टोरी है आपके लिए। इसी तरह 2-3 और मिनिस्ट्रीज भी हैं जिनका यूनिलैटरल रिस्पांस नहीं है और वहां पर उन वज़रा की जानिब से उनको ब्यूरोक्रेसी के कॉम्प्लिकेशंस का सामना है। सेक्रेटरी डायरेक्टरी वज़ीर आज़म से डील कर रहे हैं। अगर आप एनर्जी का देख लें, सिर्फ एक सेक्रेटरी, और दूसरी तरफ वजीर साहब अपनी बात करते हैं। और आईपीपी की आप बात कर रहे थे, ये तो एक जहां डिजिटल टेररिज्म की हम बात करें, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल टेररिज्म यहाँ पर हो रहा है आईपीपी का और कैपेसिटी पेमेंट्स में, और पाकिस्तान और मुख्तलिफ हुकूमतों की पॉलिसीज की वजह से आईपीपी में जो आप देख रहे हैं कि अवाम की जेब से 5 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती गलत पॉलिसीज की वजह से, और बिलखसूस पीएमएलएन की आईपीपी की जो पॉलिसीज हैं उस वजह से अवाम की जेब से आईपीपी की कैपेसिटी पेमेंट की शक्ल में 5 अरब रुपए डेली जा रहा है इनको। और ये फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्ड पे आए हैं
और सरकार का हिस्सा हैं जहां पर लोग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, अगर आप देखें मैं आपको नाम लेके पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे फेंक दूंगा, आप इसको पढ़िए और देखिए, और तमाम हुकूमतें जिम्मेदार हैं इसकी। ये तो एक बड़ी डिबेट हो जाएगी आपके ठीक है, प्रोग्राम नहीं इस पे हम बात करते हैं। अभी होगा। आईपीपीस पे अभी बात करनी है, हमारा टॉपिक है इसमें, उस पर इन डिटेल भी बात और करेंगे। उसमें मैं आपको डिटेल सारी दे दूंगा। मेरा मकसद ये नहीं था कि वो बिल्कुल रिजाइन कर देंगे या सूरत हाल ऐसी है। ये शो करता है कि यूनिलैटरल रिस्पांस नहीं है, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अपने पार्टनर जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके साथ हुकूमत लाइजैन में नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट इशू तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ फोरम पर मैं 3 दिन पहले ही आपके इसी प्रोग्राम में, यहाँ पर टीवी चैनल में एक प्रोग्राम में मैंने बताया कि दूसरी जमातें नहीं चाहती आर्टिकल 6 इमरान खान के खिलाफ और साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ और पीटीआई को बैन करना। इस पर ना उनको लूप में लिया गया है, लेने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई कॉन्सेंसस डेवलप नहीं हुआ और ये आगे होगा नहीं। मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दूं, मेरा ये ख्याल है, मेरी फाइंडिंग्स है। और इस पे गवर्नमेंट, जाहिर है गवर्नमेंट ने अपना पूरा खेल खेलना है, और अपोजिशन का हमेशा काम होता है कि वो अपना खेल खेले और वो खेलने की कोशिश करें, लेकिन उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिलता नजर आता और ना उनका कोई मोमेंटम बनेगा जुमे वाले दिन। मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम बने उनका कोई और अवाम बाहर आ जाए और इमरान खान को बाहर बदल ले जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बाकी इमरान खान के लिए आगे जाके ज्यादा तकलीफें होंगी। एक जो गवर्नमेंट ने अभी नई अदालतें बनानी है और 2 बना भी दी हैं, और मुझे लगता है कि पीटीआई की जो टॉप टियर के 2-3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो जाएंगी। जो 1971 वाली वीडियोस शेयर की गई थी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स पर और इमरान खान के उस पर, तो इसलिए मोमेंटम मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि ये ज्यादा केसेस होंगे और इस दफा एफआईए को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। वो जो तो पीका एक्ट के तहत हर गवर्नमेंट करती रही है, ये गवर्नमेंट भी कर रही है। पीका एक्ट के तहत जो अदालतों का कयाम अमल में उसी का जिक्र कर रहे हैं जाहिद आप? बिल्कुल, ये पहली दफा गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड कोर्ट्स वो कर दी हैं। अब इनकी जान भी नहीं छूटेगी। जो भी बंदा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो ओवर स्टेपिंग करते हुए नजर आते हैं, या यूट्यूबर्स हैं जिनके केसेस जाते थे और अदालतें उनको छोड़ देती थी। अब डेजिग्नेटेड कोर्ट्स पहली दफा हुकूमत ने बनाई हैं 2016 के बाद। 2 इस्लामाबाद में बन गई हैं, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर में ये आने वाले चंद दिनों में बन जाएंगी। और जो नया कानून है तब्दील हुआ है रिसेंटली, और हम चीखें मार मार के ये कह रहे थे कि ज्यादा ये बड़ा लीथल कानून है, काला कानून है। अब उस पे ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी और जान नहीं छूटने वाली ज्यादा, क्योंकि जहां 3 साल सजा थी वो 7 साल कर दी गई थी, जहां 7 साल थी वो 10 साल कर दी गई थी। तो ये एक वक्फ पॉपुलर टर्म है। अब किसी की खैर नहीं है इस इशू पर। मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यकीनन इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। और 9 मई के बैन के हवाले से जो बात हो रही है, आपने बात छेड़ी है, तो ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिए।